दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो जनरल साइंस 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा गया प्रश्न हर शिफ्टों में उसका हम एनालिसिस करेंगे और हर शिफ्टों में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप लोग भी इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपका आगामी एग्जाम है तो उसमें एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम टू सेम ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है प्रश्न है। अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको PDF ये मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और आप लोग बताइए और अपना भी क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये हो जाएगा दूरी का मात्रक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसे जिसे हम एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इक्वल टू 10⁻15 होता है। इसको याद करके रखिएगा अपने क्वेश्चन में को, और ये आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा जूल, जो कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम किसे कहते हैं न्यूटन के? तो इसका प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो प्रथम नियम होता है, किसी वस्तु या तकनीकी विरामावस्था या गति अवस्था में बनी रहती है तब तक उस पर बाह्य बल लगाया ना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के तृतीय नियम पर आधारित है। इसका प्रक्षेपण किस प्रक्रिया में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? रॉकेट पीछे निकलने वाली गैस रोकने आगे की ओर धकेल लगा देता है। चलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जो कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होती है, इसीलिए ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम 9.83 मीटर प्रति स्क्वायर होता है तथा भूमध्य रेखा न्यूटन होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। सब VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। जल का घनत्व की तापमान पर अधिकतम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व अधिकतम तथा इसका आयतन न्यूटन होता है, और इसे जल का असंगत प्रसार भी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ध्वनि तरंग जो होती है किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, इन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी होती है? मानव कान के लिए कितनी आवृत्ति सीमा होती है? ये एकदम VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक पूछा जाता है, जो कि 20,000 से कम आवृत्ति का अश्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 हर्ट्ज का अश्रव्य कहते हैं, और 20 यहाँ पे लिखा है 20,000 हर्ट्ज को प्राश्रव्य कहते हैं, 20 हर्ट्ज को प्राश्रव्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और सीधा होता है। जो कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर तथा प्रसव उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए प्रसव उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। दाढ़ी बनाने या डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। जो कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों का अभिसारित करता है और पास रखी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसे दृष्टि क्षेत्र बढ़ा होता है और यह हमेशा सीधा
तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो मायोपिया भी कहते हैं। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का ना लिखकर मायोपिया भी लिख देगा, तो मायोपिया के में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु अवतल लेंस प्रकाश किरणों का अपसारित दूरबीन को रेटिना पर ला देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीनोमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श मीटर प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब आपका वीपीआई क्वेश्चन है एकदम, इसको याद करते रहिएगा। ओम के नियम का सूत्र V = IR में R क्या निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध निरूपित करता है, जो कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, यह विद्युत धारा पर प्रवाह प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिल्कुल ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का है तो साइंस इससे बाहर नहीं जा रहा है। 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आ जाएगा। हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसकी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मानक घरेलू बिजली आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सौर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि हम पीडीएफ भेजें तो आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। सौर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालक से बने होते हैं। सौर सेल किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन और अर्धचालक से बने होते हैं, जो प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव बिजली पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ये भी आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन का। फ्यूज का तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक की होनी चाहिए, जो कि अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर उच्च प्रतिरोधक के कारण ऊष्मा बढ़ती है और निम्न गलनांक के कारण फ्यूज तार तुरंत पिघलकर परिपथ तोड़ देती है, जिससे कि आपका बिजली लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पदार्थ का चौथी अवस्था किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा को माना जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था। जो प्लाज्मा आयनीकृत गैस की अवस्था में जिसे अति ऊर्जावान कण पाए जाते हैं, सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा को कारण होता है। सूर्य तारों के चमक के कारण प्लाज्मा के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से न्यूक्लियर कहा जाता है। इसे जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया, जिसे के अनुसार तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्त और वर्ग ग्रुप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 और 18 वर्ग ग्रुप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्रीय पंक्तियों में आवर्त आवर्त सारणी और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को 18 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आप लोगों का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति है? तो किस गैस का उपस्थिति है वायुमंडलीय में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जलवाष्प से प्रक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस सही जवाब आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साधारण नमक का रासायनिक नाम
और सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। जो साधारण नमक मजबूत और HCl मजबूत क्षार NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये सभी याद करके रखिएगा एकदम। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 होता है। इसका उपयोग बैंकिंग उद्योग और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, धोवन सोडा लिखा गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 10H2O होता है। इसका सही जवाब यहाँ पे लिखा है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और जिसके क्रिस्टल का जल 10 अणु होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। इसको POP भी कहते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हाथ टूटता है चाहे बनता है तो इसको हम लोग करते हैं, अपने घरों में भी कराते हैं POP। तो इसका वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो CaSO4 1/2 H2O होता है, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जिप्सम CaSO4 2H2O और 373 के, इसको याद रखिए, 373 के गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट प्राप्त होता है। इसका हिंदी में ये होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीटाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारवर्धनीयता, जो कि सोना, गोल्ड, चांदी सबसे अधिक आवर्धनीय तन्य धातुएं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, जो कि पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होती है, जबकि अधातु जो द्रव होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रोमीन एकमात्र अधातु और द्रव होती है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे के जंग से बचने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपका पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 H2O बना लेता है। इसको याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। LPG गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, LPG गैस में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, जैसे कि हम लोग जो गैस यूज करते हैं उस जो गंध आता है वो कौन सा यौगिक रहता है, चाहे कौन सा गैस रहता है वो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिल मार्केप्टेट, जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। LPG गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। LPG गैस में कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि होती है जो गंधहीन होती है, जिसमें गंध नहीं होती है, लेकिन लीक पता लगाने के लिए एथिल मार्केट मिलाया जाता है इसमें, ताकि पता चल जाए कि हाँ गैस निकल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। कोशिका की खोज 1665 में किसने किए थे, तो इसका सही जवाब आप लोग हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो कि रॉबर्ट हुक कार के पतली काट में मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवन हक ने, जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे, तो लीवन हक ने किए थे। इसका डेट बता दीजिएगा कितने में किए थे लीवन हक, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोकैंड्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइक्रोकैंड्रिया कोशिका में श्वसन ATP इंडोलिन के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ देता है आपका क्वेश्चन। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जिससे लाइसोसोम पाचन एंजाइम होते हैं, कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और पूरी तरह से को पचा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए। प्रोटीन विश्लेषण कोशिका के किस अंगक में होता है, तो प्रोटीन विश्लेषण कोशिका किस अंगक में होता है, तो इसे हो जाएगा राइबोसोम में होता है, जिसका राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए।
पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज की बनी होती है, जो कि सेलुलोज एक जटिल हाइड्रेट है जो पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान और कवकों को भित्ति काइटिन भी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, जिससे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ग्रंथि को यह पीत रस का स्राव करता है, जिसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय से होता है, जो कि अग्नाशय लैंगहेसन की दीपिकाओं की बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 7.4 होता है, और 7.6 पॉइंट नीचे से जो होता है उसका क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब बताइए। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब बताइए। सर्वदाता और सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निगेटिव और ए बी पॉजिटिव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होती है, जिसके कारण यह सभी को दिया जा सकता है, तथा ए बी पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी न होने से यह रक्त ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। लाल रक्त कणिका आरसीबी, यहाँ पे देखिए लिखा है आरबीसी, आरसीबी बोल रहे हैं, सॉरी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने का होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, ये आप लोग बताइएगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में होता है। जो इसका विनाश प्लीहा में होता है, जिसे आरबीसी कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसको विनाश प्लीहा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चाहे हम बता रहे हैं, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा जाइलम द्वारा होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। फ्लोएम किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाइलम जड़ों तथा जल के ऊपर पत्तियों तथा पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में भोजन भेजने का विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2 मुक्त होती है, जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण CO2 और जल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल उपस्थित और ग्लूकोज से बने होते हैं, जिसे ऑक्सीजन जल अपघटन के उत्पाद के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिससे नेफ्रॉन रक्त को छानने और मूत्र निर्माण, यहाँ पर मूत्र निर्माण कार्य करना न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई होती है, जिसे न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर, यहाँ पे बताइए रतौंधी किस रोग की विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम विटामिन ए, जिसे रेटिनल भी कहते हैं, जिसके निवारण के लिए हम गाजर, दूध, हरी सब्जियाँ इसके मुख्य स्रोत हैं। इसको खाते रहिएगा, आपको कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन को सनशाइन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? इसको किसे कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल को कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। इसका निर्माण विटामिन डी का निर्माण सूर्य प्रकाश उपस्थित में त्वचा होने से इसकी कमी को बच्चों को रिकेटस रोग होता है, जिससे बच्चों को धूप नहीं लगता और रिकेटस रोग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव में नियंत्रित करती है, जिसे सबका नियंत्रित करते रहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका सही जवाब आप लोग बताइए। रेबीज किस रोग के कारण होता है? तो रेबीज एक विषाणु रोग है, और रेबीज किस में पाया जाता है? डॉग में पाया जाता है, छुछुंदर में पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है,
और CR में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। टाइफाइड। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को मुख्य प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जीवाणु है या विषाणु है या फफूंदी है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होती है और इसका वाहन क्या होता है, वाहक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है। एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जो रोनाल्ड रस में मलेरिया और मच्छर के संबंध में खोजी गई थी। रोनाल्ड रस में खोजी गई थी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन बनाए आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए, जिससे आपको आगामी एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसी से एकदम छपेगा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।